अभी जस्ट बाहर से आओ, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इसमें दो तरीके का होता है, या तो सेल्फ पोलिनेशन या तो क्रॉस पोलिनेशन। जब एक ही फ्लावर में अपने आप में हो जाए तो उसको सेल्फ बोलेंगे, जब दो फ्लावर्स के बीच में होता है तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, है ना। अब ये सेल्फ पोलिनेशन वाली जो बात है ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकती है। क्या मोनोसेक्सुअल फ्लावर जो है उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगा? कतई नहीं होगा। वो कैसे सेल्फ पोलिनेशन कर पाएगा, है कि नहीं? वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि एंडोशियम भी और गाइनोशियम भी अगर है, तब वो इस तरीके से सेल्फ पोलिनेशन को परफॉर्म कर सकता है ना। अब यहाँ पे बात ज़रूरी है कि ये कोई भी फ्लावर अपनी ओर से जो है ये पोलिनेशन नहीं कर पाता। देयर आर ऑलवेज थर्ड पार्टी एजेंट्स इन्वॉल्व। ये थर्ड पार्टी एजेंट्स जो है ये आउटसाइडर एजेंट्स जो होते हैं, ये कौन होते हैं? ये विंड हो सकती है ना, समटाइम वाटर, ये इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, या किसी भी तरीके की बेसिकली मोशन की मदद से अगर पोलन ग्रेन्स अगर वहाँ पे स्टिग्मा पे जा पे लग जाते हैं तो पोलिनेशन हो जाता है। अब पोलिनेशन होने की बात हमें समझ में आएगी। पोलिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। परफेक्ट। बट नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर पोलिनेशन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट मी टीच यू दैट। सी, इस तरीके से यू ऑलरेडी नो, लास्ट मैंने आपको जो है लेक्चर में ये बता दिया था, यू ऑलरेडी हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस, कि ये जो है स्टिग्मा ऐसा, ठीक है। तीन हिस्सों में आपने इसको समझा है। दिस इज ठीक है। देख होगा क्या, सबसे पहले जब यहाँ पे इस स्टिग्मा पे ऊपर पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वहां से जो पोलन ग्रेन है एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? कुछ इस तरीके से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। अब ये पोलन ट्यूब यहां पे आने के बाद इधर ओवरी में ऐसे सीधा पेनिट्रेट नहीं करती है। ओके, दिस पोलन ट्यूब इज टेकन फ्रॉम डाउन साइड, ओके, फ्रॉम द बॉटम साइड, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। सो देयर आर टू एंड्स, दिस इज कॉल्ड एज चलाजल एंड, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। तो इस माइक्रोपाइलर एंड से लेते हुए ऐसे उल्टा घुमा करके यहाँ पे इनको लाया जाता है, ठीक है। किसको लाया जाता है? पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स को। पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेट्स, ओके। ओवरी के अंदर जो एक सेल है दैट इज फीमेल गैमेट। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने का मतलब ये इन दोनों गैमेट्स का मिलना, ओके। द मिलन ऑफ दिस टू गैमेट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट, राइट। What will happen when these two gametes will come together? They will form a zygote, and then after seed coat and the fruit will be formed so as to, उसके बाद की कहानी आपको पता है। अगर वो फ्रूट कहीं खाएगा, कोई पक के गिर जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर सीड जर्मिनेट होगा तो नया प्लांट बनेगा। दैट्स हाउ अ प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स न्यू प्लांट, अ बेबी प्लांट, देन इट विल ग्रो अप एंड देन अ ट्री और कैन बी अ मैच्योर प्लांट देन आफ्टर, ओके। कॉम्प्लेक्स, वास्ट, टाइम कंज्यूमिंग, एक लेंदी प्रोसेस है। कहीं पे भी इसका कोई शॉर्टकट, आसान तरीका, इजी वे या हैक अवेलेबल नहीं है। This is how only plants are reproduced sexually. There is no any other shortcut way or any other third way. This is how they do sexual reproduction. Now we have to understand how the fertilization works here. As I said earlier, जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को लेके लाया जाता है दो मेल गैमेट्स के साथ, ठीक है। प्रोसेस समझनी है। क्या किया जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले टू मेल गैमेट्स एंटर। कितने एंटर करेंगे? 2। अब जब ये दो मेल गैमेट यहां पे एंटर करते तो इसमें से जो एक होता है, ठीक है, पहला वाला, वो एग को फर्टिलाइज करता है।
ओके, फर्टिलाइजेस एग। और यहां से जो सेकेंड वाला होता है, दूसरा, वो पोलर न्यूक्लियर फॉर्म करता है। NuClei, ठीक, न्यूक्लियर। दो मेल गैमेट्स आए, पहले वाले ने एक सेल को फर्टिलाइज किया, दूसरे वाले ने जाके यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर फॉर्म किए, जो कि इस एंड पे जाके इस तरीके से लगता है, और यहाँ पे जाके ये जो दो सेल्स होती है इस एक सेल को फर्टिलाइज करती है। बीच में यहाँ पे दो सेल होती है। देयर आर टोटल 8 सेल्स। ये पूरा काम धाम कहाँ पे चल रहा है? एक ओवरी के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो मेल गैमेट्स ने 2 बार फर्टिलाइज किया एक एग सेल को एक पोलर न्यूक्लियर फॉर्म करते समय, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या चीज समझ में आ रही है? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिंपल, खत्म। अगर टेक्सचुअल फॉर्म में रीड करके बताओ तो बहुत आसान भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज इनटू एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, आई फॉरगॉट टू राइट, दिस इज व्हाट? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक बनाई, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स एंटर करेंगे। ये 2 मेल गैमेट क्या करेंगे बेटा? फिर जाके 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विथ एग सेल टू फॉर्म अ zygote. This is one fertilization. Second male gamete unites with 2 polar nuclei to form endosperm. To form endosperm. और इस तरीके से 2 fertilizations are taking place at the same time or at the same place in same embryo sac. That's why this kind of fertilization is called as double fertilization. That's why this fertilization is called as double fertilization. ये बस प्लांट्स में ही यहाँ पे इस तरीके से होता है, बाकी कोई अदर तरीका ही नहीं है जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता हो। ना इंसानों में, ना कोई और एनिमल में, ना किसी और स्पीसीज में, कहीं पे नहीं। कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ प्लांट्स में। आ रही बात समझ? एक अलग तरीके का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो प्लांट्स कैरी आउट करते इन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। This is how double fertilization works. After this what happens? The zygote forms completely. फर्दर प्रोसेस जो है इसके आगे की ऐसे हमारे किताब में ना एसएससी ना सीबीएसई में कहीं पे दी नहीं, लेकिन आगे शॉर्टकट में हमें एक्सप्लेन किया है। होता क्या है, आगे की जर्नी क्या होगी? नया प्लांट तो अभी बना नहीं है, तो नया प्लांट बनने तक का सफर मैंने आपको समझा दिया। क्या होगा इसके बाद बेटा? सीड कोट फॉर्म होगा, धीरे धीरे सेल डिवीजन, फिर ऑफ कोर्स सेल डिवीजन इज द मेजर पार्ट। बिना सेल डिवीजन के कुछ भी बनने वाला नहीं है। बन रहा किस वजह से भाई? सीड कहाँ पे बना, सीड कोट कैसे बना? सेल डिवीजन है ना। अब वहाँ पे कंटिन्यूसली रिपीटेडली सेल डिवीजन है, तगड़े एकदम स्पीड के साथ स्टार्ट हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सीड फॉर्म होगा, सीड कोट फॉर्म होगा। इट विल टेक टाइम। अगेन दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग लेंथी प्रोसेस। नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ 1 day इवन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन 1 week, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ month एज वेल। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। दे हैव टू वेट टू कंप्लीट ईयर साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस होती है 1 साल की। अब जा किसी की छाल की होती, किसी 6 महीने की होती है, अलग अलग प्लांट्स भी है। तो फिर उसके बाद जो है फिर वो सीड कोट फॉर्म होगा, फिर फ्रूट आएगा, फिर जो फ्रूट बनेगा बीज के साथ, दैट बीज इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू द नेक्स्ट प्लांट ऑफ इट। वो होगा उसका चाइल्ड बेबी प्लांट, उस प्लांट का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। फिर वो जो फल है भाई वो पक जाएगा जंगल में, तो ऐसी सड़क के नीचे करके गल के जो है गिर जाएगा, फिर ज़मीन में गिरेगा। उसका बीज अगर या तो कुत्ता खा लेगा, बिल्ली खा लेगी, मंकी उठा लेगा, कोई ना कोई किसी तरीके से उस बीज को ले जाके ज़मीन पे फेंक देगा। फिर वो उसको अगर वहाँ पे उस बीज को जर्मिनेट होने लायक, यानी कि सही अमाउंट में सनलाइट, वाटर और अच्छी सॉइल मिल जाती है, तो वो आगे जर्मिनेट होगा। सीड के जर्मिनेशन में 2 चीज़ें होती है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम गोज अपवर्ड टुवर्ड द सनलाइट, रूट सिस्टम गो डाउनवर्ड टुवर्ड द वाटर टू फाइंड वाटर इन सॉइल below the earth surface. This is how then the plants start to grow, and they grow fully after so many years. Again,
एक दिन का, हफ्ते का, महीने का खेल नहीं है, एक साल का खेल नहीं है. दे टेक सो मेनी ईयर्स टू ग्रो फुल्ली, राइट. एक फुल लेंथ में प्लांट कब ग्रो होता है? इट टेक्स ईयर्स. है ऐसा कोई प्लांट जो भाई 2 दिन में तैयार हो गया है इतना बड़ा सा? नहीं होता. प्लांट रहता है, प्लांट लेते रह रहा है, उसके बाद फिर पौधा जो है फिर बड़ा हो करके, अगर उसमें भी फिर आप देखोगे कई सारी अलग अलग वैरायटीज़ होती है. कुछ प्लांट्स की एक लिमिटेशन होती है ग्रोथ की, कुछ प्लांट्स की बहुत लंबे हो जाते हैं. जैसे अशोका ट्री हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली हम देखते हैं, बहुत लंबे होते हैं. वो अलग ही फाइट है प्लांट्स की. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो सनलाइट की भूख में आगे आगे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट अगेन, ये इवोल्यूशन का हिस्सा है. तो ऐसे प्लांट्स बेटा रिप्रोड्यूस होते हैं. दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस. डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस? यस. ये तो बेटा उनके एडाप्टेशन का ही हिस्सा मान के चल लो, ऐसा ही हमने ऑब्जर्व किया. हाँ, अब इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल दूसरे जो है सीनियर जो स्टडीज़ है उसके अंदर रीजंस बताए जाते हैं. खैर हमारे सिलेबस में नहीं है ना, मैं जानता हूँ उतना अच्छे से कि क्यों नीचे से ही जाता है. बट यस, क्योंकि ये बायोलॉजिकली पोलर न्यूक्लियर अपर साइड में होते हैं, चला सेल एंड में जो एंड की तरफ, और माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल होता है, इसलिए शायद नीचे से जाता है. दैट इज समथिंग कॉमन एंड द मोस्ट प्रोबेबल रीजन. ओके, दैट गोज फ्रॉम डाउनवर्ड, ऊपर से नहीं जा पाता है सीधा. यस. अनदर एनी अदर डाउट? यस बेटा, ये तो फिर हर प्लांट की ना जो ग्रोथ की कहानी अलग है, क्योंकि कुछ प्लांट हमारे रीजन के है ही नहीं, कुछ प्लांट ओरिजिनली इस रीजन के. ये उनके हैबिटेट, उनको मिलने वाला नेचर, उस किस हैबिटेट में वो रह के आए ना इससे पहले, वो मैटर करता है. हम कुछ जंगल के प्लांट्स उड़ा के ला के यहाँ पे लगाए, बहुत बड़े हो जाते हैं. बताओ क्यों? जंगल में उनकी इतनी लड़ाई होती है ना बाकी प्लांट्स के साथ, सनलाइट को लेने के लिए, क्योंकि छोटे प्लांट बड़े प्लांट के नीचे ढक जाते हैं ना, उनको नेसेसरी सनलाइट मिलती नहीं है. सो उनके अंदर वो एडेप्टेशन हो रखा है टू ग्रो मोर अबव everyone and then they can take easily the sunlight. So ये competition है उनके अंदर, which is basically a part of evolution that they have adapted in themselves, है ना. Not in 1 again 2 3 4 5 years, thousands and lakhs of maybe millions of years में हुआ है. Okay, बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री रही है, मेरे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये चीज़ हो रखी है. एडेप्टेशन इज़ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ये 1-2 दिन का काम है ही नहीं. तो वो एडेप्टेशन का हिस्सा है कंप्लीटली, कि कौन कितना ऊंचा, तो किस हैबिटेट में कौन सा प्लांट था, अब कहाँ पे ला के ग्रो कर रखा है, उससे फ़र्क पड़ता है ना. जिस भी हैबिटेट में वो था, उस हैबिटेट में जितने प्लांट्स रहेंगे उस हिसाब से उसकी ग्रोथ की जो है वो वहाँ तक की कैपेसिटी हो रखी है कि वो उतना ग्रो हो पाता है. उससे आदत जंगल में रहने की तो उतना ही होता है ग्रो, वो तो बड़ा सा ग्रो हो जाता है ना, इस तरीके से. स्टार्च टेस्ट जस्ट बढ़ाती है ना, टू आयडेंटिफाय द स्टार्च, है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस फाइंड करण्यासाठी. एंडोस्पर्म का रोल होता है बेटा, ये आगे का जो है ना फर्दर सीड कोट की सेल्स को जो फॉर्म करना, ये दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइकिल ओनली. ओके, एंडोस्पर्म की जो साइकिल होती है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है. मोर क्वेश्चंस? यस. हाँ, माइक्रोपाइल से. हाँ, पोलर न्यूक्लिया ये ऊपर जाते. वो नहीं, ऐसे कोई ट्रैफिक नहीं लगा घूम के. एक एम्ब्रियो सैक है, इमेजिन करो, बहुत सेल्यूलर लेवल पे चल रहा है. दिस इज नॉट समथिंग हैपनिंग इन ओपन आई, है ना, आप नेकेड आई से इनको देख पा रहे. सो दिस इज समथिंग हैपनिंग एट द सेल्यूलर लेवल. तो ऐसा कोई ट्रैफिक का चक्कर नहीं है बेटा, सीधा यहाँ पे ट्रैवल करते हैं जाके, इसको जो है ना वो इसको सिनर्जीड्स बोलते हैं बाय द वे, वहाँ पे जाके उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ओके, जब ये सेम टॉपिक आप 12th की किताब में पढ़ते हो, वहाँ पे डिटेल इसका अलग से एनालिसिस पूरा ना प्रोसेस जो है, क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग फंक्शन पूरा दे रखा है कि क्या 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 होता है स्टेप बाय स्टेप. ये हमारी किताब में नहीं है हालांकि. हाँ, दैट्स अ गुड डाउट, यू कैन डेफिनेटली रीड मोर अबाउट दिस. ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ, प्लांट में ऐसे सेल डिवीजन प्रोसेस स्टॉप सभी लिविंग थिंग्स में होता है. ऐसे नहीं होता कि लाइफ टाइम हर चीज़ में सेल डिवीजन होती जा रही है. प्लांट की जितनी भी सारी बाहर की सेल्स है वो सब डेड सेल्स होती है, उनका सेल डिवीजन नहीं होता, वो स्टॉप हो रखा होता है. और ठीक है, एक लिमिट के बाद वो पूरा स्टॉप हो जाता है, वो वैसे ही लगा होता है फिर. हाँ, वैसे ही रहते हैं. अंदर की सेल्स उसकी लाइव होती है, बाहर की सब डेड होती है. हाँ, तो निकलते शेल्स निकलते हैं उनके बाद में, ऑल डेड सेल. All hard covering is dead cell. All hard covering. Yes.
जिसको नाखून से इजीली दबा पाते हो, वो सब लिविंग सेल है, सब हार्ड कवरिंग हार्ड सेल है। जैसे पत्ते है ना, फल वगैरह। यस, कईयों को ऐसा ना लगे भाई कि फल खा रहा हूँ तो मैं जिंदा प्लांट्स को खा रहा हूँ, मर गए बेचारे, दांत में लगा दिया। दे डोंट हैव नर्व सेल, नर्वस सिस्टम, सेंसेस, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ओके, यस, दे आर मेंट टू इट, दे आर मेड फॉर ईटिंग। यू कैन डेफिनेटली ईट प्लांट्स, नॉट एन इश्यू। आपने बचपन में सुना होगा, फल खाते हो फल के बीज मत खाओ, पेट में जाएगा नया झाड़ उग जाएगा। पेट में उग सकता है क्या? पेट में मिट्टी है क्या? सनलाइट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कुछ नहीं है पेट में। नाइट्रोजन है क्या? कहाँ से आएगा पेड़? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट में, वैसी वाट लग जाएगी उसकी। ठीक है, यस, कुछ नहीं उगता पेट में। अब दो तरीके की सिस्टम्स हमें पढ़नी है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स। अब ये जो दो गैमेट्स का मिलना है, ये एक्चुअल में कैसे संभव हो पाएगा? हाउ इट विल टेक प्लेस? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो गैमेट्स के कारण, ये हमको अच्छे से मालूम है। अब हमारे इंसानों में कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट हो रखा है। किसने सेट किया ये मेरे को मालूम नहीं। हमारे इंसानों में कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट हो रखा है जिसके कारण से, ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करना भी ना एक टैबू बन जाता है। सो व्हेन वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दिस, देन स्टिल मेनी ऑफ यू मे थिंक कि यार ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, मेनी थिंग्स कि हाँ इसके बारे में और भी जानना चाहिए। टॉपिक है ऐसा, लेकिन ज़रूरी है जितना सिलेबस के अंदर हमारे दिया हुआ है उतना तो हम इसको डिस्कस करें। उसके आगे की, उसके पीछे की, उससे ज़्यादा की, उसके कम की बातें शायद से बात करते समय निकल सकती है। तो अगर किसी का इस हिसाब से अपना ब्रेन या तो अपना दिल हर्ट हो तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, इन माई एवरी लेक्चर व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग दिस टॉपिक आई से दिस। ओके, ये ज़रूरी है। आपके सेंटिमेंट्स की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसलिए। अब सुनो यार, आप सभी जानते हैं ना कि एक फीमेल है और एक मेल है। अब फीमेल और मेल पार्टनर जो है दोनों इकट्ठा एक साथ आकर के दे विल परफॉर्म अ सेक्सुअल एक्टिविटी। अब ये एक ऐसी एक्टिविटी होगी, ऐसी एक्टिविटी होगी जिस कारण से जो मेल गैमेट्स है, which is basically sperm cell, will go to the female body so that the zygote formation can take place. फीमेल बॉडी में एंटर करता है टू मीट विद द फीमेल गैमेट। फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट होता है, मेल बॉडी में मेल गैमेट बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी, यानी कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल देयर। ओके, टू थिंग्स, मदर एंड फादर। फादर इज मेल, मदर इज फीमेल। फादर के पास मेल गैमेट्स है, मदर के पास फीमेल गैमेट्स है। मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म सेल्स, फीमेल गैमेट होते हैं एग सेल्स। ओके, मेल गैमेट बनते हैं टेस्टिकल्स में, टेस्टिस में, एक्सक्यूज मी, हेलो। ये हम समझ पाते कि ठीक है, हाँ, समवेयर द सेक्सुअल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट द blah 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 takes place, the sperm can go to the female body. That is important and crucial part. Yes, important part. But in our topic we are not here to just learn about how the sexual activity takes place. We have to properly understand how those gametes are formed. अब लास्ट एक किसी लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कि हमारे मेल या फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन है? तो आप सबको शायद प्राइमरी वर्ड इस्तेमाल करने की वजह से लगता है कि यार प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन तो सर हाँ वही है, वो नहीं है।
जो आपके दिमाग में आ रहा है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, वो रादर सेकेंडरी है। आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। व्हाई दे आर प्राइमरी? बिकॉज भाई दोज आर दी ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस योर गैमेट्स, चाहे फिर मेल हो या फीमेल हो रिस्पेक्टिवली। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन होगा कैसे, पहले तो ये हमें पढ़ना है। फिर ये गैमेट्स फॉर्म होने के बाद उन गैमेट्स का मिलके कैसे आगे प्रोसेस होगा, कैरी आउट टू form a fetus and the fetal development and then the baby, how it takes birth up to the parturition process, that we have to study the whole timeline. Along with this, because there is complete topic engaged, okay, in between is menstrual cycle, which is very important for females and males as well, okay, so that वहाँ पे हमें एक प्रॉपर जो है पूरी कहानी पढ़ने की, भाई फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं इन द 30 डेज। सो उन सभी चेंजेस के कारण से कैसे फीमेल बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और कैसे इसका रिप्रोडक्शन के साथ नाता है। तो आपको अभी आइडिया आ रही हो कि मैं किन चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं? अरे यस और नो? आ रहा है समझ सबको? गिव मी नाउ लेट अस स्टडी क्या है। हाँ, अब कैसे? क्योंकि टेस्टिस होता है पैर के लिए, ग्लोब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर इपिडाइडेमिस है, इसकी डी वाई इपिडाइडेमिस, ठीक है। इसको बोलेंगे वास डेफरेंशिया, वास डेफरेंशिया, ठीक है। दिस इज रेटेड टेस्टिस, हाँ बताता हूँ बेटा, ठीक है। आज लास्ट टाइम भी तूने सेम पूछा था मुझे। सुनो, बहुत सारी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बार्थुलिन ग्लैंड, ठीक है, कॉमन यूरोजेंटल पाथ। सुनो, ध्यान दो। अब आपके सामने जो मैंने डायग्राम बना रखी है, ठीक है, थोड़ी भद्दी गंदी सी शाही क्यों ना हो, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। दिस इज समथिंग अ सेक्शन ऑफ टेस्टिस लुक्स। अब मैंने पहले बताया कि यार हमारे बॉडी में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ये असल में मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है, ओके। These are the basically factories जहाँ पे आपके gametes बनेंगे। The germ cells are getting divided with the help of meiosis, not mitosis, meiosis. Here, this is the place. अब यहाँ पे जो है ना हिरल, जो प्रोसेस है वो कैसे काम करते हैं ध्यान से समझो। पहले तो इसमें, इस टेस्टिस में, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस के बारे में सबको पता है, टेस्टिस कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस आर below abdomen, okay, below the genital, and लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है कि आप ध्यान से समझना। आगे इस टॉपिक को जो बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक्चुअली टेस्टिस की लोकेशन बॉडी के अंदर रखी जा सकती थी, ओके। दो तो टेस्टिस है यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे, ओवरीज कहाँ पे? बाहर है, अंदर है ना, एब्डोमेन में भाई, अंदर है, पेट के अंदर है, ठीक है। मेल के अंदर टेस्टिस को बॉडी से बाहर से अलग रखने का रीजन क्या है? व्हाई? टेम्परेचर इज द रीजन, ओके। आपको जानना पड़ेगा भाई, समझो। अब इस बात पे बहुत लोग हंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, ये जो पूरा सिस्टम है टेस्टिस का, इसमें जो स्पर्म को प्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। जितनी ठंडी जगह में होंगे सोचो लोग हनीमून कहाँ कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड, शिमला, पहलगाम।
मजाक की बात अलग है, साइंस इसके पीछे, ठीक है। क्यों ठंडी जगह पे जा रहे हैं? राजस्थान में कोई नहीं जा रिप्रोडक्शन करने। दिस इज रियली नॉट फनी। सो आपको यहाँ पे साइंस समझना जरूरी है कि यार यहाँ पे होता क्या है। दोज टेस्टिस आर बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल्ड। आप अभी फीमेल्स शायद रिलेट ना करो, लेकिन मेल्स बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं। टेस्टिस बेसिकली व्हेन दे आर इन स्क्रोटम सैक, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ अ सैक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसमें ये टेस्टिस जो है रखी हुई है। ओके, दिस इज फ्लोटिंग डाउन, ओके, बॉडी में, एंड दैट स्क्रोटम सैक इज बेसिकली होल्डिंग द टेस्टिस। इट्स लाइक अ बैग जिसके अंदर ये टेस्टिस है। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। बॉडी में हमारे बहुत सारी चीजें पेयर की फॉर्म में, जोड़ी की फॉर्म में, ओवरीज भी पेयर की फॉर्म में, फीमेल में ओवरीज भी पेयर की फॉर्म में, मेल में टेस्टिस भी पेयर की फॉर्म में, एंड मेनी अदर थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर दैट यू ऑलरेडी नो। अरे यस और नो? यस सर। हाँ, मेरे अच्छा लास्ट शर्म छोटा बाहर रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। यस। तो यार यहाँ पे जो टेस्टिस होते हैं ना, अब ये स्क्रोटम सैक की एबिलिटी होती है कि उनकी हाइट को एडजस्ट कर पाते हैं। Scrotum sac has this different ability. It is muscular basically part. So it adjusts the height of the testis so that temperature अगर ज़्यादा होता है, so it fills it downward. और टेम्परेचर अगर कम होता है तो टेस्टिस ऊपर चली जाती है बॉडी में पूरा। इन सम मेल्स इट इज फाउंड कि वो पूरा बॉडी में भी चली जाती है, बट ऐसे होता वो डर नहीं जाना। हाँ, फ्यू मेल्स देयर आर सर्टेन केसेस ऐसा होता है। एनीवेज, अब हम समझते हैं ये टेस्टिस कितनी कहानी समझ में आ रही है। हाँ, तो ये टेस्टिस क्या करेगा बेटा? स्पर्म सेल्स, मेल गैमेट्स को बनाएगा। कैसे बनाएगा? सबसे पहले इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे इस टेस्टिस के अंदर कुछ ऐसे कंपार्टमेंट टाइप नजर आ रहा है। ये कंपार्टमेंट्स होते हैं ग्लोब्यूल्स। क्या होते हैं इसके? अब ये ग्लोब्यूल्स के अंदर होते हैं कई सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? ये ऐसे ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज आर द बेसिकली थिंग which is responsible for production of sperms। यहां से यार ये फैक्ट्री है, मान लो मैंने बताया ना ये फैक्ट्री है। यहां पे स्पर्म्स को बनाना यानी कि जर्म सेल्स को मियोसिस की मदद से बनाने का काम चालू है। कंटिन्यू इतना कंटिन्यू तो आप सोच नहीं सकते। इट इज नॉन स्टॉप। ओके, इट इज नॉन स्टॉप, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रही है सभी मेल्स के बॉडी में। यहाँ पे जो बैठे उन सभी के भी, मेरे भी, दुनिया के सभी मेल्स के बॉडी में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूसली वेयर? इन दिस फैक्ट्री, जो कि कहाँ पे? टेस्टिस में। किधर? ग्लोब्यूल्स में। ग्लोब्यूल्स में कौन है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस में ग्लोब्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। दिस आर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब यहां से ये जो है सिर्फ स्पर्म अकेला बन के तुरंत आगे नहीं चला जाता। स्पर्म बनता है तो भाई स्पर्म को ना बहुत सारा न्यूट्रिशन हेल्दी बनाना पड़ता है। आपने 3 इडियट अगर पिक्चर देखी होगी तो उसके शुरुआत वाला सीन, सबसे शुरुआत जब पिक्चर स्टार्ट होता है इन द इंट्रो पार्ट, वहां पे उन्हें शुरुआत एक एनिमेशन सीखी जहां पे वो बोलते हैं साला इंसान जब पैदा होता है तब से ही रेस में लगा हुआ होता है, स्पर्म की रेस। 200-400 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो रेस में होते हैं, जिसके अंदर से सिर्फ एक, ओनली वन, लाइक अ विनर इन अ रेस और लाइक अ विनर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ एक स्पर्म को जो है फीमेल गैमेट यानी कि एक सेल एक्सेप्ट कर दिया, बाकी सारे किल कर दिए जाते हैं। द ओनली वन इज चूज्ड। तो आप सभी चूजन वन हो। कहीं तो जीता था। बात समझने वाली ये है कि यार शुरुआत रेस की हमारे पैदा होने से पहले हो चुकी है। आज हम रेस में है ही अलग तरीके से। दैट इज नॉट समथिंग वी आर अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजी, बट बोलने की बात है। क्या रेस वहां से शुरू हो रखी है? तो इतने सारे स्पर्म सेल्स में से बस वो ही क्यों जीता जो सबसे हेल्दी था, स्ट्रॉन्गेस्ट था, सफिशिएंट था, ओके, वो वहां तक पहुंच पाया। और वाकई में ऐसा होता है। फीमेल बॉडी में जब स्पर्म एंटर करता है, देयर आर सीलियाज बेसिकली, ओके, प्रोजेक्शन स्मॉल विच ट्राई टू रेजिस्ट द स्पर्म, और उन सब में बच के जो आगे तक पहुंचेगा एक सेल तक, दैट इज द विनर वन विच फर्टिलाइजेस द एग। ओके, इसका वीडियो हम देखेंगे बाद में, टेंशन मत लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा एनिमेशन की मदद से। पहले टॉपिक को सीख लो, अच्छे थ्योरेटिकली पहले सीख लो। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ये जो है फिर आगे यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस होने की वजह से क्या होगा बेटा, एक जो है बेसिकली 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगी, है ना, एन 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 एन, ये आप जानते हो। इसके अंदर 23, इसके हर एक के अंदर क्या है बेसिकली 23 क्रोमोसोम, ताकि आगे हो जाएगा तो फीमेल के भी 23 रहेगा और 40 का नया इंडिविजुअल बना पाएगा। वह कहानी आपकी क्लियर है जो मैंने पहले से आपको मियोसिस माइटोसिस में पढ़ा रखा है। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से रेटेड टेस्टिस का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यहाँ पे सभी आकर के मिलते हैं, सारा जो स्पर्म यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर यहाँ से आगे जो है आगे ट्रैवल करता है विद सम फ्लूइड, सेमेन वगैरह उसके अंदर ऐड होने के बाद, तो फिर आगे वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, फिर प्रोस्टेटिक फ्लूइड आएगा, कॉर्पस ग्लैंड आएगी, है ना, बार्टोलिन्स ग्लैंड है, इन की मदद से जो रिक्वायर्ड मीडियम है उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए वो ट्रैवल करता है। अकेला स्पर्म नहीं ट्रैवल करता, एक मीडियम के साथ ट्रैवल करता है, ठीक है। और फिर वो आगे की जर्नी जो है वो हम पढ़ेंगे अगली डायग्राम में, जो कि होने वाली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये बस एक टेस्टिस का डायग्राम है, हमें और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम निकालना है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा? RET, रेटेड टेस्टिस। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है ना, सभी ट्यूब्यूल्स जहां पे आके मिलते हैं, इसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं, विच इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके, यस, एक नेटवर्क है, सभी आकर के, सारी पाइप आकर के जोड़ दी, ऐसा समझ। फिर यहां से आगे फिर वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, ये पूरा सफर है। ओके, हाँ हाँ, यस, ठीक है। अब ये चीज मेल और फीमेल में अपोजिट है। फीमेल जो होती है वो जब बर्थ लेती है, एक लड़की, गर्ल चाइल्ड, तो पैदा होते ही oocytes या oocytes, जैसे आप उसको प्रोनाउंस करो, हाँ, OOCYTES, oocytes जो होते हैं, कम से कम आप मान के चलो 2.25 लाख oocytes पैदा होती है एक गर्ल चाइल्ड के अंदर, शुरू से बर्थ के टाइम से होते हैं, जो कि आगे चलते हुए जैसे एज फिर प्यूबर्टी में आएगी, वहाँ पे जाके फिर मैच्योर होते हैं और फिर वहाँ पे फिर वो फर्टाइल होते हैं, देन फिर वहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। सो वो पूरी एक जो है एक लंबी प्रोसेस है। ओके, इसे हम पढ़ेंगे बाद में, मेल से ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़नी है। अब बात को समझो ना, मेल का काम कहाँ तक है रिप्रोडक्शन में, बताओ मुझे भाई। स्पर्म पैदा कर दिया, स्पर्म को उठा करके जो है फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उसके आगे मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मेल की इस रिप्रोडक्शन वाले कहानी में इतनी ही, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद की जो प्रोसेस है, जो कि एक इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और लेंदी प्रोसेस है, 9 मंथ्स तक लगभग जो है एक पूरा फीटल डेवलपमेंट, जो कि एक वुमन यानी एक लेडी के, एक फीमेल के बॉडी में टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो, जिसको वोम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज क्रिएटेड, देन प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा पे इम्प्लांट होता है, वहाँ पे फिर जो फीटस डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है, फिर जो है सेल्स बढ़ते 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 एक पूरा एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है फीमेल का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बच्चा पूरा बनता है भाई, जो कि बाद में बर्थ लेगा। तो ये पूरी लंबी की लंबी कहानी कहाँ पे होगी? फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी का तो वहाँ पे कोई भी नाता, कनेक्शन फिजिकली ऐसा है नहीं, हाँ इमोशनली बाकी इन चीज़ों से होता, लेकिन ऐसे कोई बायोलॉजिकली या फिजिकली कनेक्टेड नाता कोई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फील के साथ है क्या? उसके बाद एक बार जब भाई सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, ठीक है, हाँ एक बार भाई उन दो पार्टनर्स ने सेक्स कर लिया, ठीक है, स्पर्म्स आर बेसिकली नाउ इंजेक्टेड टू फीमेल बॉडी, उसके बाद से मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, उसके बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? फीमेल बॉडी की। उस बच्चे को सारा जो खाना, न्यूट्रिशन, सारी जो सप्लीमेंट्स है वो कहाँ से प्रोवाइड होगी? फीमेल बॉडी से। मेल से जाता है कुछ नहीं आता, मेल से बस कैरेक्टर्स जाते हैं, जो कि स्पर्म लेके जाता है। मेल से तो बस कैरेक्टर ही जा रहे हैं ना आगे, सारे मेल के कैरेक्टर जो डीएनए में सब कोड करके रखे क्रोमोसोम की फॉर्म में, वो कौन लेके जा रहा है? स्पर्म लेके जा रहा है। यही एन सेल, हैप्लॉइड, उसकी हैप्लॉइड सेल जाएगी, फीमेल बॉडी में से हैप्लॉइड सेल मिलेगी, दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाएंगे, n+n2n 46 क्रोमोसोम। आ रही है बात समझ? नया इंडिविजुअल बनेगा जिसमें उन माता पिता के कैरेक्टर्स होंगे, जैसे हम सभी, मेरे अंदर मेरे माता पिता के कैरेक्टर्स है, इसके अंदर इसके माता पिता के, इसके अंदर इसके माता पिता के, है कि नहीं है? ऐसे होता है पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम काम करता है। अब फिलहाल हम हमारे इस जर्नी में बस मेल से अभी हमने स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स ऑलवेज वी स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी फिनिश विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि कहानी का सीक्वेंस ही है। पहले मेल में हमने स्पर्म बनाया, अभी हम इसके सेकेंड डायग्राम की ओर बढ़ेंगे, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेट्स सी वो कैसे नजर आते हैं। ये आगे ले लूं, किसी को नोट करना है? करना है, करो सब लोग नोट।
तो बाकी जो बच्चों है हमारा बचा हुआ टॉपिक हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस यही पे इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। गुड बाय।